हेलो एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 8 अपन कर रहे हैं और इसमें लास्ट टॉपिक बचा है अपना कौन सा, बहुलक। ठीक है, तो बहुलक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने 8th क्लास में ये पढ़ा है पहले। ठीक है, 8th क्लास में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होते हैं। इसकी परिभाषा की अगर बात करूँ मैं, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जाएगी इसकी कि छोटे छोटे अणु मिलकर छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार व लंबी श्रृंखला युक्त बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसे बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं, इसे बहुलक कहते हैं। ठीक है बच्चा, यानी छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी श्रृंखला, ठीक है, और एक उच्च अणुभार का मतलब हो गया उसका भार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार व लंबी श्रृंखला युक्त बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस बड़े अणु को क्या कहते हैं बच्चा? बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और ये छोटे जो अणु होते हैं, छोटे अणुओं को अच्छा रुक जाओ एक मिनट, इसमें वह इस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चा? इस प्रक्रम को अपन क्या कहेंगे? बहुलकीकरण या बहुलकीकरण। ठीक है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको। छोटे जो अणु होते हैं उनको बोला जाता है बच्चा, याद रखना, छोटे अणुओं को लिखना नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दे लो। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दो। छोटे अणुओं को क्या कहते हैं बच्चा? मोनोमर। ठीक है, या फिर एकलक कहते हैं। एकलक इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा इसको मोनोमर। ठीक है, अब देखो नाम से अगर क्लासिफिकेशन करें इसका तो पॉलीमर्स। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि पॉली का मतलब होता है बच्चा मैनी, एक से ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे। और मर का मतलब होता है कुछ यूनिट्स, इकाइयाँ जिनको बोलते हैं। ठीक है, मर का मतलब होता है यूनिट, यानी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट या बड़े अणु का या यूनिट या मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, तो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। उस बड़े मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बच्चा? बहुलक कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को बहुलकीकरण कहते हैं। और जो छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको एकलक कहा जाता है। तो तीनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब ये बहुलकों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन पढ़ते क्यों, इन चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो ये चीज़ें कि अगर इन बहुलकों की बात करें अपन, तो बहुलक क्या होते हैं बच्चा? डेली लाइफ में हर चीज़ में, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में जो है बहुलक पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ कपड़े, रेसे, ठीक है, और उसके अलावा प्लास्टिक जितनी भी हैं वो सारे बहुलक हैं। ठीक है, उसका अब देखो प्लास्टिक, देखो कितनी वाइड रूप में जो है अपन बोल सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कितनी काम की चीज़ है। जैसे टंकियाँ वगैरह देखते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें अपने चारों ओर अपन देखते हैं, वो सारे क्या है? पॉलीमर है। कपड़े वगैरह हो गए, रस्सियाँ वगैरह हो गई, ये सारे बेटा किससे बने होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं। तो अपन इसलिए पॉलीमर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनका रोल जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो है पॉलीमर्स अपन पढ़ रहे हैं। तो छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुभार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसको बहुलक कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चा? बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, समझना है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना है। छोटे अणुओं को एकलक, मोनोमर कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और मर का मतलब मॉलिक्यूल या इकाई। ठीक है, तो देखो पॉलीमर हो गया। इस तरीके से अपन इसको परिभाषित करेंगे। अब देखो पॉलीमर जो हैं या फिर बहुलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, अपन पढ़ेंगे। एक तो प्राकृतिक बहुलक पढ़ेंगे एक तो। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक पढ़ेंगे बच्चा। और एक पढ़ेंगे बच्चा अपन क्या? कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, ये अपन दो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है? तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चा अपन किस पे? प्राकृतिक बहुलकों पे।
स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, याद करने के लिए। और बाकी नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है, नोट्स साथ में करते चलना। ये चीज़ें हैं। अब बहुलक जो है उसमें अपन पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, तो प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं बच्चा? ऐसे बहुलक जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे को कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब प्राकृतिक बहुलक जो है इसमें अपन एक पढ़ेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, उदाहरण, तो उदाहरण आपको याद रखने हैं इसमें। सेल्यूलोज, उसके बाद स्टार्च, ठीक है। इसके बाद में एक अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर, ठीक है, रेजिन। ये सारे क्या होते हैं बच्चा? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो आपको पता है कि सेल्यूलोज कहाँ प्राप्त होता है? पेड़ों से प्राप्त होता है। कोशिका भित्ति जो इसको बोलते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है। स्टार्च भी पौधों से प्राप्त होता है, अनाज वगैरह से। प्राकृतिक रबर भी पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और रेजिन भी जो है पौधों में बनता है। तो ये सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। अब इसमें एक अपन पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर को किस तरीके से बनाया जाता है उसका प्रक्रम देखेंगे अपन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है उसको देखो, इसको आप बोलोगे ये आइसोप्रीन का बहुलक है बच्चा। आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन क्या होता है बच्चा? आइसोप्रीन का फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। आइसोप्रीन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? आइसोप्रीन है। CH2 डबल बॉन्ड, CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C और इसके नीचे CH3, फिर डबल बॉन्ड और CH2। ये डबल बॉन्ड, द्विबंध, एकल बंध, इस तरीके से है। तो ये कार्बन का अणु है, ठीक है। और अगर एक, ये तो था एक, और अगर अपन बहुत सारे ले लें, बहुत सारे आइसोप्रीन ले लें, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन। और एक आइसोप्रीन ना लेकर अपन बहुत सारे, ये तो क्या है? छोटा अणु है। ये क्या है? छोटा अणु है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एकलक। अगर ऐसे ही बहुत सारे अपन क्या ले लें? आइसोप्रीन ले लें, तो वो मिलके क्या बना लेंगे बच्चा? इसका जब बहुलकीकरण कराओगे इसका, तो क्या बन जाएगा बच्चा? ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, यहाँ समझना, इतना दिमाग में नहीं लेना है अपने को। पहले तो फॉर्मूला याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। आइसोप्रीन एक पेज पे लिख लेना इनको। मैं जितने भी बहुलक लिखा रहा हूँ उनको याद करने का तरीका है पेज पे लिख के याद करो, ठीक है, लिख के याद करो इनको, यही तरीका है। तो ये आइसोप्रीन क्या होता है? CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, CH3 नीचे की तरफ, फिर डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसे ही अपन आइसोप्रीन बहुत सारे ले लें, मतलब जैसे एन अपन ने क्या ले लिया? आइसोप्रीन। एन का मतलब है यहाँ पे 100, 200, ठीक है, 1000 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 1000 इतने अणु अपन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैंने एन का मतलब है यहाँ पे कुछ संख्या है, ठीक है, जो बहुत एक बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आइसोप्रीन अगर बहुत सारे अणु अपन ने लिए तो ये एकलक होगा। ये एकलक मिलकर जब इनका बहुलकीकरण करवाएंगे बच्चा, तो ये क्या बन जाएगा? बहुलकीकरण कराने पर क्या बन जाएगा? ये प्राकृतिक रबर बनेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीआइसोप्रीन, या इसको प्राकृतिक रबर आप बोल सकते हो, प्राकृतिक रबर, ठीक है, प्राकृतिक रबर। इतना क्लियर है? तो ये आइसोप्रीन से क्या बन गया? पॉलीआइसोप्रीन। पॉली मतलब पॉली क्यों लगा दिया? कि ऐसे ही ऐसे अणु जो हैं आगे बहुत सारे जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लिए, एक बड़े अणु का निर्माण कर लिए। तो उस बड़े अणु को अपन क्या बोल रहे हैं? पॉलीआइसोप्रीन। पॉली मतलब समझ गए ना, आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन, बहुत सारे अणु जुड़ गए, उसी को अपन प्राकृतिक रबर बोल देते हैं। इतना क्लियर है? ये बॉन्ड खाली क्यों दिखाया है? ये बंद जो है खाली इसलिए दिखाया है, इसका मतलब है कि यहाँ आगे की तरफ ये आइसोप्रीन ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। जैसे ये एक आइसोप्रीन था ना, ऐसे ही एक और आइसोप्रीन, फिर एक और आइसोप्रीन, ऐसे बहुत सारे आइसोप्रीन जो हैं ये जुड़ते जाएंगे सारे।
ये एन आगे की तरफ इसलिए लगाना है क्योंकि ये एन बार चलेगा, मतलब ये बहुत लंबी श्रृंखला है, ठीक है, बहुत लंबी श्रृंखला है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। ये क्या है, पॉलीआइसोप्रीन। और प्राकृतिक रबर जो है इसकी एक खास बात है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये जो है एक पेड़ से प्राप्त होता है, ये एक पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ के भी क्या, पेड़ का जो है लेटेक्स प्राप्त होता है, शीर प्राप्त होता है, ठीक है, शीर बोलते हैं। देखो एक पेड़ से प्राप्त होता है दूध के रूप में, ठीक है, उसको अपन शीर बोलते हैं या फिर इसको लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स। तो शीर या लेटेक्स से प्राप्त होता है। और इसमें अपन क्या करते हैं, देखो रबर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस लेटेक्स में क्या करते हैं, लेटेक्स में क्या मिलाते हैं अपन, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अपन ने डाल दिया इसमें, तो एसिटिक अम्ल डालते ही क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है। ये क्या बन जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। कठोर होने पर क्या करते हैं, फिर इसमें ये रबर बनता है, ठीक है। तो कठोर हो गया ना। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसकी प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थता व तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, इसको अपन खींच सके, ऐसा रबर जिसको अपन बहुत एक तरीके से खींच सके। और तनन प्रत्यास्थता का मतलब भी वो होता है, प्रत्यास्थता का मतलब होता है खींच सकने वाला। रबर कैसा होता है आप देखते हो, तो अपन उसको आसानी से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले लेटेक्स में एसिटिक अम्ल डाला, वो थोड़ा कठोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसकी प्रत्यास्थता और तनन सामर्थ्य, यानी अपन उसको आसानी से खींच सकें, उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, कि इसमें इसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम को वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कीनीकरण कहते हैं। पूछेगा कि वल्कीनीकरण किसे कहते हैं, तो वल्कीनीकरण आप बताओगे कि प्राकृतिक रबर जो है उसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक रबर की तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, वल्कीनीकरण कहते हैं, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या बन जाता है, आप बोल दोगे कि प्राकृतिक रबर इस तरीके से उसकी प्रत्यास्थता बढ़ती है और इस तरीके से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। तो यही इसमें आपको प्राकृतिक रबर में केवल इतना ही पढ़ना है। अब आपको एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे अपन, क्या, कृत्रिम बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक, ठीक है। कृत्रिम बहुलक क्या होते हैं बच्चा, मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, प्रकृति से नहीं प्राप्त होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। इतना याद रख लोगे आप लोग। तो मानव निर्मित बहुलकों को क्या कहते हैं, कृत्रिम बहुलक कहते हैं। मानव निर्मित बहुलकों को क्या कहते हैं, कृत्रिम बहुलक कहा जाता है, ठीक है। अब इसको भी अपन दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे कृत्रिम रेसे पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे बच्चा इसमें क्या, एक अपन इसमें पढ़ेंगे कृत्रिम, या इसमें आप पढ़ोगे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक पढ़ेंगे अपन। तो ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसका कृत्रिम रेसे जो है उसका एक अपन पहले पढ़ लेते हैं आज। कृत्रिम रेसे में नाइलॉन 66 आज कर लेते हैं अपन। तो कृत्रिम बहुलक आपको पता चला दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेसे होते हैं और एक क्या होता है कृत्रिम प्लास्टिक बोलते हैं उसको अपन। तो कृत्रिम बहुलक में भी पहली हेडिंग डालनी है आपको, क्या कि कृत्रिम रेसे क्या होते हैं, ठीक है। रेसे आपको पता है क्या होते हैं, धागे जिनको बोलते हैं, ठीक है, रेसे। अब इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है बच्चा क्या, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 और 6 इस तरीके से पढ़ेंगे अपन। ये होता क्या है बच्चा, ये डेली लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आता है, कि जैसे रस्सियाँ बनाने में, ठीक है, ब्रश वगैरह बनाने में, ठीक है, और इसके अलावा बेयरिंग वगैरह बनते हैं इसके। तो ये कई चीज़ों में जो है डेली काम में आता है, ओके। अब नाइलॉन 66 की बात हो रही है, तो नाइलॉन 66 बनता कैसे है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इसे जो है किससे बनाया जाता है, इसे एडिपिक अम्ल व
हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन डाईएमीन से बनाया जाता है, डाईएमीन से बनाया जाता है। ओके, तो एडीपी अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एडीपी अम्ल जो है इस तरीके से अपन लिखेंगे, ये होता है एडीपी अम्ल, ठीक है। फिर इसको लिखोगे आप एक हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन क्या होता है, CH ये होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं एडीपी अम्ल, और ये क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों से आप जो है इसकी रिएक्शन करवाओगे। अब क्या होता है कि एन अपन ने एडीपी अम्ल, एन क्यों लगा रहे हैं अपन, बार बार ये बोल रहा हूँ मैं, एन क्यों लगा रहे हैं अपन, एन का मतलब है एक मोनोमर नहीं है, उसके जो है बहुत सारे अणु अपने को लेने, उसके बहुत सारे अपन अणु लेंगे। तो एन एडीपी अम्ल, एन मतलब एन बार अपन ने लिया इसको, ठीक है, और एन ही आपको क्या लेना है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। अब क्या करना है कि यहाँ से इसमें COOH को बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस COOH को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड ही बनाएगा, और यहाँ से O और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो जाता है एडीपी अम्ल। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ N, इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि H और NH, इस तरीके से लिख लो आप इसको, ठीक है, H और NH, या इसको कंबाइन में लिख लो, N और H लिख लो, और H को एक साइड कर दो, यानी एक H आपको निकालना है, और इसके आगे N लगा देना है, क्योंकि ये N बार चलेगा ना। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से OH और इसका H ये अलग हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये दोनों OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। तो जब इनकी अभिक्रिया होगी, देखो यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो आपको एरो जो है आगे की तरफ ही लगाना है, जब रिएक्शन हो रही है तो एरो आपको आगे की तरफ लगाना है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे की तरफ इसको शो कर रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, ये दोनों मिल गए। अब ऐसे ही तो आपको पता है कि यहाँ तो केवल हेक्सामेथिलीन और इसका एक एक अणु मिल रहा है, ठीक है, एक एक अणु मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, नाइलॉन 6 में ये 6 का क्या रोल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6, ठीक है। और जब ये मिलेंगे तो H2O बाहर निकलेगा, ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, NH से। यहाँ भी इसी तरीके से, यहाँ पे जब हेक्सामेथिलीन डाईमीन इधर आके जुड़ेगा तो यहाँ से OH हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH हट जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से कार्बन इस तरीके से बंद दिखाएगा, क्योंकि यहाँ हेक्सामेथिलीन डाईमीन जुड़ेगा आके, और फिर यहाँ से कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर CH2 4, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH हट गया, ये हट गया, डायरेक्ट C जो है किससे जुड़ जाएगा, NH से, CH2 फिर 6, और फिर वही प्रक्रम चलेगा आगे की तरफ NH, ठीक है। ये इस तरीके से N बार, यानी N बहुत बड़ा ये अणु बन जाएगा इस तरीके से। एडीपी अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाईमीन, फिर एडीपी अम्ल, फिर हेक्सामेथिलीन डाईमीन, फिर एडीपी अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाईमीन, इस तरीके से रिपीट होती रहती है। ये छोटे अणु जो है रिपीट हो के वहाँ से H2 अलग होता जाएगा और इस तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से जुड़ के एक लंबा अणु बना लेंगे, बड़ा अणु बना लेंगे, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, बहुलक बोल रहे हैं। और इन दोनों से जो बहुलक बना उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नाइलॉन 6, ठीक है। 6 क्यों बोल रहे हैं, 6 कार्बन के 2 अणु ले रहे हैं, इसलिए 6 अपन इसलिए यूज में ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक अपन ने क्या पढ़ा, प्राकृतिक रेशा पढ़ा। नाइलॉन का बहुत उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि नाइलॉन के लिए अपन बोलते हैं
ये गियर बनाने में, बियरिंग बनाने में, टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश बनाने में, ठीक है, ब्रश बनाने में, टायर बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, कपड़े बनाने में, बियरिंग बनाने में, ठीक है, बहुत बहुत जगह जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये उपयोग वगैरह मैं आपको नोट्स में दे दूंगा इसके, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से एक अपन ने क्या पढ़ा, कृत्रिम रेशा पढ़ा। तो इसी तरीके से आगे भी पढ़ेंगे, अपन सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।